देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो है हमारा चौहान वंश के ऊपर जो है वो क्लास हो रही है। तो चौहान वंश का ये हमारा तीसरा क्लास है, यानी कि तीसरा पार्ट कह सकते हैं। तो ये चौहान वंश के ऊपर हमारा तीसरा क्लास है और हमने इससे पहले जो है वो इससे पहले के जो शासक थे वो सभी के बारे में जो देख लिया था। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखा था, वहां तक की क्लास जो हमने वहां पर छोड़ी थी। और उसके बाद आप देखेंगे विग्रहराज जो चतुर्थ थे उनके बाद जो है वो हमें सोमेश्वर जो है वह देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सोमेश्वर के बारे में जो है वो हमें चौहान वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा सोमेश्वर के ऊपर आधारित था और सोमेश्वर के बाद हम जो है वो पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोमेश्वर के बारे में जो हमें इनकी प्रारंभिक बातें देखने को मिलती है वो क्या क्या देखने को मिलती है। तो हम पहले उनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दूं इनका जो बचपन का था, यानी कि आप देखेंगे जो सोमेश्वर थे इनका जो बचपन बीता था वह इनका जो बचपन था वह आप देखेंगे कि चालुक्य राज में, यानी कि आप देखेंगे चालुक्य वंश जो है गुजरात का चालुक्य वंश जो हमें देखने को मिलता है वहाँ के जो एक राजधानी है अहिलवाड़, वहाँ पे जो शासक उस समय थे उनका नाम था कुमारपाल। तो कुमारपाल के सानिध्य में देख रेख में इनकी जो है वो बचपन का जो है वो बीता था। ऐसा वर्णन जो हमें इनके बारे में है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सोमेश्वर के एक बिजलौर अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, बिजेलिया अभिलेख में, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके बिजेलिया अभिलेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो सोमेश्वर थे इन्होंने महालंकेश की जो है वो उपाधि धारण की थी, यानी कि आप देखेंगे कि जो महालंकेश्वर की जो उपाधि है वह इन्होंने धारण की थी। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं कि जो सोमेश्वर का विवाह हुआ था वह हमें कन्यूर देवी के साथ देखने को मिलता है, यानी कि आप देखें कन्यूर देवी जो है उनके साथ इनका जो वैवाहिक संबंध था वो स्थापित हुआ था। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो त्रिपुरा की यह राजकुमार थी, जो करियूर देवी थी वह त्रिपुरा की राजकुमारी थी। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि चालुक्य वंश यानी कि आप देखेंगे कि जो सोमेश्वर थे इनकी जो मृत्यु है वह चालुक्य वंश के शासक थे जिनका नाम था भीममित्र। उन्होंने इनके राज्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इनको परास्त किया और परास्त करने के बाद जो है वो इनको मार डाला। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सोमेश्वर के बारे में हमें कुछ जो छोटी मोटी बातें थी वो देखने को मिली, हमने इनके बारे में सारी बातें जो थी वो देख ली। अब हम इसके बाद देखेंगे जो पृथ्वीराज द्वितीय है उनके बारे में हमारी जो क्लास है वो होगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट, उनके ऊपर जो है वो हमारी क्लास हो रही है। पृथ्वीराज द्वितीय कह सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं, राज पिथौरा कह सकते हैं। ऐसा वर्णन जो है वो हमें देखने को इनके बारे में सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो हमारा वो 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक का जो है वो हमें इनका टाइम पीरियड जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इनका जो हमें उपनाम देखने को मिलता है, यानी कि जो उपनाम इनका है वो हमें राय पिथौरा देखने को मिलता है। और इनका जो जन्म हुआ है वो अहिलवाड़ा में हुआ था, यानी कि जो जन्म स्थान है वो अहिलवाड़ा में हुआ था। अहिलवाड़ा आपको बता दूं कि गुजरात का एक कह सकते हैं कि प्रमुख जो है वो हमें नगर देखने को मिलता है। वहाँ पे चालुक्यों का लगभग ऐसा कहा जाता है कि चालुक्य वंश का जो चालुक्य वंश कह सकते हैं, सोलंकी वंश जो था उसका वहाँ पे जो है वो हमें शासनकाल जो है वो देखने को मिल जाता है लगभग। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो माता और पिता थे इनका नाम जो था वो कजूर देवी था, इनकी माता का नाम जो था वो कजूर देवी था और जो इनके पिता का नाम था वो सोमेश्वर था। तो हमने अभी सोमेश्वर के बारे में जो सारी बातें थी वो बताई कि सोमेश्वर जो थे उनका जो बचपन था वो भी अहिलवाड़ा के में कुमारपाल की देखरेख में इनका जो है वो बीता हुआ था। लेकिन आप देखेंगे चालुक्य शासक जो भीम द्वितीय थे उन्होंने सोमेश्वर का जो है वो वध कर दिया था, उनके ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर वध कर दिया था, उनकी हत्या जो है वो कर दी थी। उसके बाद आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान थे, इनका जो राज्याभिषेक है अजमेर में 1177 ईस्वी को इनको अजमेर का जो है वो शासक इनको बनाया गया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि 1182 ईस्वी में इनके नाना जो अंगलपाल तोमर थे, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना अंगलपाल तोमर थे, इन्होंने दिल्ली को जो है वो पृथ्वीराज चौहान को जो है दे दिया और उनको वहां का सम्राट जो है वो घोषित कर दिया, यानी कि दिल्ली का जो है वो सम्राट कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को जो है वो इन्होंने बना दिया था। इन्होंने दिल्ली पाने के बाद भी, यानी कि आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने दिल्ली पाने के बाद भी जो अपनी राजधानी थी उसको दिल्ली हस्तांतरित नहीं किया, उन्होंने अजमेर को जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बना के रखा। यानी कि आप देखेंगे कि अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का जो राज्य है वो उनके सानिध्य में था। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली भले ही इनका बना लेकिन इन्होंने इसको जो है वो राजधानी अपनी जो है वह नहीं बनाई। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने अपने छोटे भाई जो गोविंद राय थे, इनके एक छोटे भाई थे जो जिनका नाम था गोविंद राय, इनको इन्होंने दिल्ली का जो है वो सूबेदार नियुक्त कर दिया। यानी कि आप देखेंगे कहीं पे भी इनका जो राज्य था वो छूटा हुआ नहीं था, यानी कि अजमेर में यह शासन कर रहे थे और दिल्ली में जो है अपने सूबेदार भाई अपने भाई गोविंद राय को जो है वो इन्होंने सूबेदार जो है वो बना डाला। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। अभी हम जयचंद के बारे में जो है वो आगे अभी चर्चा करेंगे। कुछ जयचंद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थी वो भी मैंने अभी आपको मैं आगे बताता हुआ चलूंगा। आपको बता दूं कि इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थे ये अपने शासनकाल में अपने समय के सबसे ज्यादा उचित धनुर्धर थे, जिन्हें सप्तवेदी पहाड़ जो है वो चलाना आता था। तो यह अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो है कह सकते हैं इस काल के सबसे प्रसिद्ध जो है वो धनुर्धर माने जाते थे। तो इनको सप्तवेदी पहाड़ जो था वो उसको चलाया जाता था। सप्तवेदी पहाड़ वो होता है जो शब्द के आधार पर, यानी कि किसी भी जानवर के
आहट के आधार पे जो है वो चलाया जाता था, या कह सकते हैं कि कोई ध्वनि के आधार पे जो है, ध्वनि को सुन के जो है वो सप्तभेदी भाड़ जो था वो चलाया जाता था, बिना उस तरफ देखे या सुन करके जो है वो सप्तभेदी भाड़ को जो है वो चलाते थे। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो देखने को मिल जाता है। यही वह राजा थे जिन्हें सप्तभेदी भाड़ उस समय चलाना आता था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक बात बता दूं, इनका एक हमें युद्ध का जो वर्णन है देखने को मिलता है, तो हम इसी समय जो है वो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। इन्होंने 1800 सॉरी माफ कीजिएगा 1182 ईस्वी में इन्होंने चंदेल शासक परमंदी देव को जो है वो पराजित कर दिया था, और इनकी जो राजधानी थी महोबा उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। हमें इनके एक छोटे से युद्ध के बारे में जो है वो हमें जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो अब हम बात करेंगे जयचंद के बारे में, यानी कि आप देखेंगे कि जो जयचंद थे, जयचंद और कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो एक संबंध है वो क्या है, वो हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आपको जैसा कि मैं बता दूं कि जब इनके नाना यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, इन्होंने जब दिल्ली का शासन जो है वो पृथ्वीराज चौहान शासक जो है वो पृथ्वीराज चौहान को बनाया, तो जो है जो कन्नौज के शासक थे, यानी कि आप देखें कन्नौज के शासक जो जयचंद थे, उनका जो है वो पृथ्वीराज चौहान से जो है वो शत्रुता हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कन्नौज के शासक जयचंद थे, उन्होंने अपने राज्य को यानी कि जो दिल्ली राज्य को जो है वो अपना राज्य जो है वो मानते थे। ये दोनों अपना 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 जो है वो कह सकते हैं कि अपना अपना जो प्रभुत्व है उसपे मानते थे कि यह दिल्ली जो है वो उनका है। लेकिन अंगनपाल जो थे वो उन्होंने एक निर्णायक निर्णय किया, निर्णय करने के बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान को जो है वो अपनी राजधानी जो है उनको दे दी, और वहाँ का जो है उन्हें अपना राजा जो है वो बना दिया। उनको दिल्ली का जो है वो सम्राट घोषित करके उन्हें दिल्ली जो है हस्तांतरित कर दिया था। यहीं से जो है वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो है वो शत्रुता जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे और जयचंद थे, ये अंगनपाल के निकटवर्ती कह सकते हैं कि निकटवर्ती जो है वो रिश्तेदार थे, परिचित थे। हालांकि जो अंगनपाल थे इनका कोई कह सकते हैं उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अपने जो समीपवर्ती जो कह सकते हैं कि इनके रिश्तेदार थे, उनको जो है वो अपना राज्य देने का जो है वो फैसला कर लिया था। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान इनके सबसे कुशल जो है वो कह सकते हैं कि रिश्तेदार थे, तो उनको इन्होंने अपना जो है वो राज्य जो है वो दे दिया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में सारी बातें जो है वो देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं पृथ्वीराज और कन्नौज के शासक जयचंद की जो शत्रुता हुई थी उसके बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी। उसके बाद हम देखेंगे कन्नौज राज्य में जो जयचंद थे, अपने शासन काल में इन्होंने अपने राज्य में जो है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और अपनी पुत्री जो संयोगिता थी उनका जो है वो स्वयंवर रचाया। हालांकि ऐसा हमें कई जगहों पे वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने संयोगिता का जो स्वयंवर किया था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं था, लेकिन इन्होंने गुप्त प्रेम पत्र लिख के संयोगिता ने उनको जो है वो बुलाया था, और पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता का जो है वो भरी सभा में जो है वो हरण करके लेकर चले जाते हैं। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। तो ये कह सकते हैं कि हमने इनके पृथ्वीराज चौहान के स्वयंवर तक का यानी कि विवाह तक का जो संबंध था वो हमने देखा, और इसके बाद जो है वो हम आगे की बातें देखेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अब इसको जो है साफ करके आगे अपनी क्लास को जो है वो बढ़ा सकूं। तरीके से समझ आ सके। तो जैसा कि मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान की जो है वो विवाह यानी कि स्वयंवर तक का जो है वो बात मैंने आपको बताया था, कि जिसमें जयचंद की पुत्री जो है संयोगिता थी, उनके साथ उनका जो स्वयंवर था, अश्वमेध यज्ञ था, वो जयचंद ने अपने राज्य कन्नौज में जो है वो स्थापित कराया था, और उस में जो है वो जो कह सकते हैं कि चौहान वंश के शासक जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है उन्होंने जो है कह सकते हैं कि उनको नहीं बुलाया था। लेकिन फिर भी ऐसा हमें कई जगहों पे वर्णन देखने को मिलता है कि संयोगिता ने गुप्त संदेश भेज करके जो अपने प्रेम का जो संदेश था उसको भेज करके पृथ्वीराज चौहान को जो है वो राज्य में बुलाती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जाते हैं और इस स्वयंवर में जो है उनको कह सकते हैं कि उनका हरण कर करके इस राज्य में जो है वो लेकर आते हैं। इसी के बाद जो हमें इनका पूर्ण रूप से जो है वो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की जो शत्रुता है वो हमें देखने को मिल जाती है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की जो शत्रुता है ये हमें इसी के समय जो है वो देखने को मिल जाती है। इस संघर्ष का जो हमें इनकी जो शत्रुता है इसका जो हमें निर्णय है वो यह देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ जब दूसरी बार तराइन का युद्ध होता है, उसमें जो जयचंद थे इन्होंने अपनी कहते हैं इस युद्ध में जो है वो अपना साथ नहीं दिया। हालांकि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त होने के बाद हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जयचंद को जब पता चलता है कि तराइन के युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, तो वह अपने राज्य में जो है दीप जो है वो जलवाता है, दीप जलाता है, और वहाँ पे जो है वो उत्सव की जो है वो तैयारी जो है वो करता है। हमें ये सारी बातें जो है वो उसमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि यह अपने राज्य में उत्सव मनाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि यह एक पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है वो जीत जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जो कि तराइन नामक स्थान पे लड़ा गया था, तराइन के मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इसको तराइन का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद एक वर्ष पश्चात जो है वो तराइन का दूसरा युद्ध हमें देखने को मिल जाता है,
जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा जाता है। इसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान का जो है वो पराजित हो जाते हैं, और जो कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी था, इसने दिल्ली पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया। और इसके बाद आप देखेंगे गुलाम वंश जो है, दिल्ली सल्तनत अगर हम पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन अगर हम पढ़ेंगे जब मध्य भारत में, तो हमें इनके बारे में यहाँ से जो है वो क्लास जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐसे हमें तमाम बातें जो है वो तमाम शासक जो है वो इनके बाद अब जो है वो मुस्लिम जो श्रृंखला का हमें पहला कदम जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि अरबों का जो हमें आक्रमण जो है वो देखने को मिलता है, तुर्कों का आक्रमण जो है वो देखने को मिलता है। उन्होंने इस तरीके से प्रभावित जो है भारत को नहीं किया था, लेकिन इस युद्ध के बाद जो तराइन का कह सकते हैं एक निर्णायक युद्ध, हमें दो युद्ध निर्णायक युद्ध देखने को मिल जाते हैं। तराइन का युद्ध हमें सबसे ज्यादा निर्णायक देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो भी हमें काफी ज्यादा निर्णायक युद्ध देखने को मिलता है। तो ये भारत के इतिहास में ये देखेंगे, अगर मध्य भारत में देखेंगे तो हमें जो है वो हमें दो युद्ध जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं कि जब हम आधुनिक भारत देखते हैं तो वहां पे भी हमें जो तीन युद्ध हैं वो हमें काफी ज्यादा युद्ध जो है वो इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध और तीसरा पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था। ये तीनों युद्ध जो है वो भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर सॉरी माफ कीजिएगा, मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि दो युद्ध जो है वो काफी ज्यादा निर्णायक हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे तराइन का जो दूसरा युद्ध है और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो मध्य युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हुए हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि जब वो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है तो इसकी कुछ बातें जो है वो भी हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो था एक महान विद्वान था और विद्वानों का जो है वो संरक्षक था। यानी कि आप देखेंगे कि यह एक महान विद्वान खुद था, उसने अपने राज्य में जो है वो कई ऐसे महान विद्वानों को जो है वो संरक्षक जो है वो इन्होंने प्रदान कर रखा था। तो आप देखेंगे इनके राज्य में हमें तीन चार जो कह सकते हैं कि विद्वान थे वो देखने को मिल जाते हैं, जिनका नाम हमें देखने को मिलता है जयनायक भट्ट। उसके बाद आप देखेंगे विश्व स्वरूप विद्यापति गौड़, इनका भी हमें रचना जो है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि इनके जो राज कवि थे वो चंद्रवरदायी थे। यानी कि आप देखेंगे चंद्रवरदायी ने एक पुस्तक का जो है वो निर्माण किया था जिसका नाम हमें पृथ्वीराज रासो जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि पृथ्वीराज जो रासो है वो इनकी एक पुस्तक है जो हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें चौहान वंश की तमाम बातें जो है, वंशावलियां और जो तमाम बातें हैं वो हमें इसमें जो है पृथ्वीराज रासो में देखने को मिल जाती है। हालांकि जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो है वो केंद्र में रख के जो है उसको उत्कीर्ण किया है, उसको लिखने का जो है प्रयास जो है वो किया है। अब ये तो रही बात, हमने इनके बारे में सारी बातें जो थी वो देखी। अब हम देखेंगे कि हसन निजामी का एक कह सकते हैं कि विद्वान है हसन निजामी। उन्होंने अपने एक लेख में ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके मस्तिष्क में विश्व विजय करने का एक जो भूत था, एक ललक था जो वो सवार हो चुका था। तो इस कारण से भी हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। हम्बीर महाकाव्य में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है जहाँ पे हमें जिससे पानीपत का दो युद्ध देखने को मिलता है, लेकिन हम्बीर महाकाव्य में जो है वो हमें पानीपत के 7 युद्ध तराइन के 7 युद्ध देखने को मिलते हैं। तो ये तराइन के 7 युद्ध हैं, इन 7 युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजयी बताया गया है। तो हमें ऐसा वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो प्रबंध चिंतामणि जो है, प्रबंध चिंतामणि, इसमें इसकी संख्या जो 7 यहाँ पे हमें देखने को मिलती है उसको बढ़ा करके 21 कर दी गई है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार हराया था। तो जो 21 बार हराया था इसका जो वर्णन है वो हमें प्रबंध चिंतामणि में देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज को जो है वो नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी वो हमारी चौहान वंश के ऊपर जो है वो पूरी क्लास जो है पूरी तरीके से हो चुकी है। और इसके बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि जो इस वंश चौहान वंश को पढ़ने के बाद जो है वो अब हम गढ़वाल वंश के ऊपर जो है वो अपना जो है केंद्र करेंगे। यानी कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो अगला शासक होगा, अगला वंश जो होगा वो गढ़वाल वंश होगा। गढ़वाल वंश, यानी कि अब हमारा जो क्लास होगा, आज के बाद का जो हमारा क्लास होगा वो हमारा गढ़वाल वंश के ऊपर जो है वो आधारित होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।